ओरिएंटेशन सेशन में हमने जो है F1 के या बीटी जो उसका न्यू नेम है बिजनेस टेक्नोलॉजी उसके एग्जाम पैटर्न पे जो है उस पर डिस्कशन की थी हमने। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है। जिसका नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप। अब जो कैप्लन टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल आपके 25 चैप्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन जो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ वो मैं सिलेबस एरियाज के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। सिलेबस एरिया का जो है आप बुक से आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस एरिया आप जो मैंने बुक आप लोगों को सेंड की है उसके जो जहाँ पर चैप्टर नेम लिखा हुआ है उससे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पेज नंबर 11 पे सिलेबस एरिया जो है सिलेबस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं जिसमें पहला सिलेबस एरिया ए जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट्स स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो मैं सिलेबस एरियाज को फॉलो करूंगा। चैप्टर सारे इसमें कवर्ड हो जाएंगे लेकिन सीक्वेंस हम सिलेबस एरिया के इस सिलेबस एरिया का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के तहत जो चैप्टर सीक्वेंस में बनते हैं हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा पहला सिलेबस एरिया उसका नाम है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट्स स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें हमने बात करनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसकी टाइप्स क्या होती हैं जिसकी हमने बात कर ली। स्टेक होल्डर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से होते हैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं जिसकी हम अभी आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है। देन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके क्या अफेक्ट उसका क्या अफेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स उसका क्या अफेक्ट होगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा, सोशल फैक्टर्स का, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का और कंपेटिटिव फैक्टर्स का। तो ये सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने बुक वाइज भी आपको बता दिए कौन से चैप्टर हैं जो कि आपने रीडिंग मस्ट करनी है। रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज जो हम चैप्टर करेंगे सिलेबस एरिया ए का जो सेकंड चैप्टर बनता है वो आपकी कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का 5th चैप्टर है। इसी तरह जो आगे हम ये 3 4 5 6 7 8 में लिखा हुआ है वो आपके 6 7 8 और 9 चैप्टर है बुक में। तो ये आप वहां से भी रीडिंग आपने करनी है लाजमी क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज है। तो इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। इसी तरह हम सिलेबस एरिया बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, डी पे और ई पे इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओरिएंटेशन सेशन में पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले तो वर्ड स्टेक होल्डर्स जो है इसका क्या मतलब होता है। तो स्टेक होल्डर्स कोई बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक्सपेक्टेशंस हो या वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है। तो उनको आप स्टेक होल्डर्स कहते हो। यानी कि स्टेक होल्डर में हर वो बंदा या हर वो ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएंगे जो कि अफेक्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से या कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट है, जिनकी कोई उनसे एक्सपेक्टेशन है, तो उनको आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंपनी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारा जो भी स्टेक होल्डर है आगे हम बात करेंगे उसकी क्या हमसे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या हमसे नीड्स हैं और अगर हम वो नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या रिस्क हम फेस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इनके बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो जिनका कंपनी में इंटरेस्ट हो या जिनकी कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशन हो रही हो या जो कंपनी के डिसीजन से अफेक्ट हो रही हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स हैं। उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में, कंपनी की सर्विसेज में इंटरेस्ट होता है, वो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं तो वो स्टेक होल्डर होंगे। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर हैं। कंपनी का वो पार्ट होते हैं, उनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उनकी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? पे इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन होगी, बोनस की एक्सपेक्टेशन होगी, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे से ऐसी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो वो भी स्टेक होल्डर्स हुए। आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और उनका तो एक ही इंटरेस्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो भी आपकी स्टेक होल्डर होती है। ठीक है। उसका कंपनी में क्या इंटरेस्ट होता है? उसका कंपनी में ये इंटरेस्ट होता है कंपनी जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करे, ऑन टाइम टैक्स पेमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करे। लोकल कम्युनिटी पब्लिक इन लार्ज भी जो है वो भी आपकी स्टेक होल्डर है अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से अफेक्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, आपने वो फैक्ट्री का जो वेस्ट है आप किसी रिवर में, दरिया में डाल रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं डाल रहे हैं जहाँ जिसके आसपास पब्लिक है। ठीक है। तो वो टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट होगी, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो पब्लिक इफेक्ट हो रही है ना। तो पब्लिक इफेक्ट हो रही है इस डिसीजन से तो वो पब्लिक या लोकल कम्युनिटी वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं।
फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट को, ये एग्जांपल आप यहाँ पर भी ले जा सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट को आप हार्म कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज करें जिससे इन्वायरमेंट हार्म हो रही है, दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है, ठीक है, वो भी स्टेक होल्डर्स में आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। तो हर वो चीज जिसका कंपनी में, बिजनेस में जिसका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसकी कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशंस हो या जो कंपनी के डिसीजन से अफेक्ट हो रहा हो, वो आपके स्टेक होल्डर्स में आता है, और इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। तो सबसे पहली जो टाइप्स है स्टेक होल्डर की, वो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, इनका जो इंटरेस्ट है, इनकी जो इंटरेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो देखें ना, इनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले यही होंगे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इसमें एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज में जो लो लेवल एम्प्लॉइज आ जाते हैं, मैनेजमेंट में सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट जो है इनके मैंने यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं। जॉब, कैरियर, कैरियर प्रोस्पेक्ट वो देखते हैं क्या कैरियर इस कंपनी में है या नहीं, उनका इंटरेस्ट होता है। पे इंक्रीज में, कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो मेरी पे भी बढ़ाई जाए। प्रमोशन प्रोस्पेक्ट में इनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे प्रमोट किया जाए, इफ आई एम डूइंग गुड। जॉब सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड की जाए, ये ना हो कि जब चाहो मुझे जॉब से निकाल दो। वर्किंग इन्वायरमेंट में इनका इंटरेस्ट होता है कि यार वर्किंग इन्वायरमेंट कोई बुरी तो नहीं है, बुलिंग तो नहीं है, रेसिज्म तो नहीं है, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट तो नहीं है, बोनसेस वगैरह में, ट्रेनिंग्स में, तो इस तरह की काफी चीजों में इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें इंप्लॉइज और आपकी मैनेजमेंट आ जाती है। ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। अब अगर इनके इंटरेस्ट को पूरा ना किया गया, अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना किया गया, तो कंपनी क्या रिस्क फेस कर सकती है? नंबर वन, कि ये लोग जो है, अगर आप इनके इंटरेस्ट को, फॉर एग्जांपल आप इनकी पे इंक्रीज नहीं कर रहे, पे राइज नहीं कर रहे आप, तो ये अपने इंडिविजुअल गोल्स की तरफ देखेंगे, कंपनी को नहीं देखेंगे, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये अपने आप को देखेंगे, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट नहीं करेंगे, अपने आप को जाती तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि रेजिग्नेशन, रिजाइन कर देंगे, आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप इनके इंटरेस्ट को, इनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स में क्या आ जाते हैं? आपकी इंप्लॉइज और मैनेजमेंट। सेकेंड टाइप जो है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कहलाती है। वो स्टेक होल्डर्स जो बेसिकली, जिनकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी में कुछ पैसा लगा रही हो, इन्वेस्ट कर रही हो, कंपनी को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, जिनकी कंपनी के साथ कोई डीलिंग हो, ठीक है। डीलिंग का मतलब यह है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, या कंपनी उनसे कोई सामान सप्लाई करवा रही हो, डीलिंग चल रही है ना, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को आप कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कहते हो, ठीक है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर का एक ही इंटरेस्ट होता है कंपनी के साथ। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या होता है? कंपनी ग्रो करे, कंपनी की इनकम में इजाफा हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो, कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ताकि उन्हें फायदा हो। अगर तो ये उनकी जो इंटरेस्ट है या एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होती, तो रिस्क क्या होगा? वो अपने शेयर्स बेच देंगे, या जो अब आगे जाके हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ेंगे जाके, कि वो वोट करेंगे अगेंस्ट मैनेजमेंट। शेयर होल्डर के पास वोटिंग होती है, तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो ये रिस्क वो फेस करे, ये रिस्क कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है। सेकंड टाइप है आपकी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की, सप्लायर्स। सप्लायर्स जो है, जिनसे आप सामान सप्लाई करवाते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छे ताल्लुकात को बिल्डअप करें, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, और उनको टाइम पे जो है ना, उनको पेमेंट मिली हो, दैट्स इट। उनकी जो पेमेंट है टाइम पे मिल रही हो, और वो लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट जो है, लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है कंपनी के साथ बिल्डअप करना चाहेंगे, ठीक है। अब अगर आप उनके इंटरेस्ट को, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते, तो रिस्क में ये लिखे हुए क्या होंगे? रिफ्यूजल ऑफ क्रेडिट, उधार देने से वो आपको मना कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने आपने उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, तो वो आपको फर्दर आप क्रेडिट नहीं देंगे। सेकंड, अगर तो आपके उनके साथ ऐसे ताल्लुकात चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे, अभी तो फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको सामान प्रोवाइड कर दिया, अब आपने उनको पैसे नहीं दिए, तो आपने उनसे कहा कि जी मुझे थोड़ा क्रेडिट पे और दो, तो वो आपको रिफ्यूज कर देंगे, वो कहेंगे आप मुझे फौरन पेमेंट करो। अगर तो आपके पिछले उनसे ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, आप उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे थे, तो वो सप्लाई स्टॉप कर देंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करना ही बंद कर देंगे, सीज कर देंगे।
और अगर तो आप उनके डेट्स को पे ऑफ नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे कि आपने उनके पैसों को टाइम पे नहीं किया। फिर जो थर्ड टाइप है आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की, वो है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं वो आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। और कस्टमर का कंपनी की प्रोडक्ट्स में, अगर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है तो उसकी सर्विस में जो है वो इंटरेस्ट होता है। उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कंपनी के साथ से, कंपनी जो है हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट या वैल्यू फॉर मनी सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर तो आप ये उनकी एक्सपेक्टेशंस को या नीड को मीट नहीं करते तो आपको क्या रिस्क फेस करना पड़ेगा? नंबर वन, कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, कहीं और से खरीदेंगे, ठीक है। आपकी रेप्यूटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट की नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी वो एक बंदा दूसरे कहेगा कि यार इसका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो इस तरह वो पब्लिकली चीज फैल जाएगी, तो कंपनी के रेपुटेशन को अफेक्ट हो सकता है। और तीसरा, लीगल एक्शन भी। जो आपकी फूड फूड की कंपनी है, आपने कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट दे दिया जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग किसी को होगी, तो उसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। चौथे जो आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर हैं वो है फाइनेंस प्रोवाइडर्स, यानी कि बैंक जो आपको लोन देती है। उनका क्या इंटरेस्ट होगा? उनका सिंपली इंटरेस्ट ये होगा, उनकी सिंपली एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट, नीड एक ही बात है। ये होगी कि यार कंपनी जो है वो मेरा जो लोन मेरे से लिया हुआ टाइम पे मुझे रीपे करे, और जो साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट्स मुझे करनी है वो मंथली करे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा? वही कि अगली दफा आपको वो लोन नहीं देगा, ठीक है। और हो सकता है वो आप लोन जितना डिले कर रही हो, जाहिर सी बात है लोन डिले करते जाओगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज बढ़ता जाएगा, तो वो हाइयर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो ये कंपनी को ये एक रिस्क कंपनी फेस कर रही है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस को, नीड को, इंटरेस्ट को फुलफिल ना किया जाए तो ये रिस्क कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका कंपनी के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इंटरनल कंपनी का पार्ट होते हैं, कनेक्टेड, उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी के साथ डीलिंग चल रही होती है। एक्सटर्नल का कंपनी में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता। देखिए अब ऐसे भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी के साथ उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन वो इन्फ्लुएंस होते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके क्या क्या चीज आ जाती है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले तो पब्लिक एट लार्ज आपकी आ जाती है, कम्युनिटी एट लार्ज, ये जनरल पब्लिक आ जाती है, ठीक है। जनरल पब्लिक का आपके साथ क्या इंटरेस्ट होगा? जनरल पब्लिक देखी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फैसला है उससे हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ा है, ठीक है। देखे ना, इंटरेस्ट है ना, एक्सपेक्टेशन है, नीड बन गई है कि यार इसकी डिसीजन से हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो क्योंकि उसके डिसीजन से हमें फर्क पड़ा है हम उसके स्टेक होल्डर हो गए। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई प्रोजेक्ट कंपनी ने करना है, उसके लिए उन्होंने फैसला किया कि जी रोड को ब्लॉक करना पड़ेगा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। रोड को ब्लॉक करना पड़ेगा, या कंस्ट्रक्शन डैमेज की वजह से सारा जो मलबा है वो रोड पे आ गया, रोड ब्लॉक होगी, कम्युनिटी एट लार्ज इफेक्ट हुई ना। तो ये इंटरेस्ट है, यानी कि पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में पब्लिक इन्फ्लुएंस हो रही है। और अगर आप ये रिस्क, अगर आप देखिए, अगर आप एडवर्सली अफेक्ट करोगे कम्युनिटी को तभी तो रिस्क फेस करोगे, अगर आप फेवरेबली करोगे तो फिर तो रिस्क तो कोई है नहीं ना। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी रोड ब्लॉकेज वाली, अफेक्ट हो रहे हैं, रोड ब्लॉक होगा, ट्रैफिक्स होंगी, डिलेज होंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस होगा, ये सारा कुछ होगा। तो आपको रिस्क क्या फेस करना पड़ सकता है? जो कम्युनिटी है वो आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी, आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट लिंक आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता, लेकिन उनका क्या इंटरेस्ट होता है? उनका इंटरेस्ट होता है आपकी कंपनी टैक्स पे करे, उनका इंटरेस्ट होता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके साथ आप कंप्लाई करें, आप उनको फॉलो करें। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो पब्लिक के लिए जनरेट करें, ठीक है। अगर तो आप ये इंटरेस्ट को, उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते, आपको क्या रिस्क फेस करना पड़ेगा? फाइन्स, यस, आप पे फाइन हो सकता है, लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, टैक्स जो है आप पे टैक्स इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। ये रिस्क आप फेस करते हो। देन आते हैं आपके इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। अब इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का क्या इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ? उनका कोई ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिंपल सा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो माहौल को खराब ना करे, इन्वायरमेंट को आलूदा ना करे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट, आप कोई एयरपोर्ट बना रहे हो, अब एयरपोर्ट बनाने के लिए आपने जंगल सारे का सारा ट्रीज जो है वो सारे काट दिए, इन्वायरमेंट को आपने इफेक्ट किया,
इन्वायरमेंट को जब आपने अफेक्ट किया तो जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं ये जो है जाहिर सी बात है, आपने इन्वायरमेंट के खिलाफ ये काम किया तो ये आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, पब्लिकली ये बाहर आएंगे, ये आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि यार अगर ये प्रोजेक्ट चलने जा रहा है तो इसमें ये चीज ना हो, ठीक है, ये जो ट्रीज हो रहे हैं ये ट्रीज डैमेज ना हो, प्रेशर डालेंगे। तो जाहिर सी बात है जब एक किसी कंपनी के अगेंस्ट प्रेशर हो रहा है, देखें आजकल के जो दौर है सोशल मीडिया भी है, तो आप अगर कोई ऐसा काम करती हो जो हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट होता है तो वो फौरन जो है वो वायरल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो कंपनी की रेपुटेशन है उसको बहुत ज्यादा वो डैमेज करता है। तो इसीलिए आजकल जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये इन्वायरमेंटल वाले जो फैक्टर्स हैं इन पे भी बड़ी वो इम्पोर्टेंस देते हैं इसको। ये जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी है वो कंपनी की होनी चाहिए कि हम जो अपने जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उसे इन्वायरमेंट हार्म ना हो या कम से कम हो। ये आजकल काफी फोकस्ड रहती है कंपनी। तो कंपनी जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है, और अगर आप उनके इंटरेस्ट को मीट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते, तो वही है आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, रेपुटेशन डैमेज होगा, गवर्नमेंट प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर वो डालेंगे गवर्नमेंट पे कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, कंपनी के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। फिर आपके एक्सटर्नल शेयर स्टेक होल्डर्स आते हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन कोई भी यूनियन होता है एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल प्रोफेशंस का, जैसे टीचिंग का यूनियन हो गया, लेबर यूनियन हो गया, ठीक है, आपका लॉयर्स यूनियन हो गया। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स हैं वो नहीं, जो ओवरऑल डॉक्टर्स का जो यूनियन है ना वो ट्रेड यूनियन कहलाता है, ठीक है, कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स का यूनियन, ठीक है, जैसे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है तो वो ट्रेड यूनियन कहलाता है। ट्रेड यूनियन जो है उनका इंटरेस्ट क्या होता है, उनका इंटरेस्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे मेंबर्स की प्रोटेक्शन करे, ठीक है, हमारे मेंबर्स की प्रोटेक्शन करें, हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजन उनका पार्ट बनाए, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनिमम सैलरी डॉक्टर्स का अगर यूनियन है ये होनी चाहिए, या टीचर्स की ये होनी चाहिए, ये राइट्स होने चाहिए, इन पे इन हवाले से उनसे डिस्कशन होती है, ये उनका इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो डायरेक्ट लिंक्ड नहीं होते वो ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और अगर आप उनकी इस इंटरेस्ट को एक्सपेक्टेशन को फील नहीं कर फुलफिल नहीं करते, तो जैसे पाकिस्तान में होता है, वो आते हैं रोड्स पे प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के साथ जो है डैमेजेस भी होते हैं, प्रॉपर्टी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है हॉस्पिटल, या वो डैमेज करने की भी कोशिश करते हैं, रेपुटेशन पे तो आपके इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और लीगल एक्शन भी अब आपके अगेंस्ट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने उनके मेंबर्स के अगेंस्ट कोई ऐसा ऐसा काम किया जो एंटी ह्यूमन, जो मतलब जो उनके राइट्स थे वो आपने प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है, तो आपने हैरेस किया या कुछ ऐसा भी हो, तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन तो लेंगे, लीगल एक्शन। तो ये सारे जो है आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का कोई लिंक नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो तीन तरह की हमने टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी इंटरनल जिसमें एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट आ जाती है, फिर हमने पढ़ी कनेक्टेड। कनेक्टेड वो लोग होते हैं जो जिनकी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, या जो फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, या जिनकी डीलिंग होती है, ये डीलिंग में भी लोन भी देखें, डीलिंग में आ जाता है कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हम अगेंस्ट इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो डीलिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड में आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, आपके फाइनेंस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, और देन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में ये कम्युनिटी एट लार्ज, गवर्नमेंट आ गई, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आ गए, ठीक है, तो ये इसमें शामिल होते हैं। एनजीओज भी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ही होती है। अगर आप एनजीओ किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक बनी है, अगर आप उस चीज़ के एंटी जा रहे हो तो वो भी आप पे प्रेशर डालेंगी, ठीक है, वो भी अफेक्ट हो रही होंगी, तो वो भी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आता है। उसके बाद एक और तरह से आप जो है स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये कैटेगरी कैटेगराइज आप कैसे करते हो, सिंपल एक एक फैक्टर की बेस पे, कि क्या उन स्टेक होल्डर्स के साथ क्या उन स्टेक होल्डर्स का कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ या नहीं। अगर तो उनका कॉन्ट्रेक्चुअल ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। अगर तो उनका कॉन्ट्रेक्चुअल ताल्लुक नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आते हैं, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट का और यस कॉन्ट्रैक्ट होता है। बैंक का जो है उनका भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जब लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स का भी होता है कॉन्ट्रैक्ट। देन सप्लायर्स का भी आपस में जो है सप्लायर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअली जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, तो ये प्राइमरी कहलाते हैं। इसके एग्जांपल में इंटरनल और कनेक्टेड वाले सारे आ जाते हैं। जबकि जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होती वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो है वो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में फॉल करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक होते ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता।
इसके बाद आ जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स इन डिफरेंट, अब हर स्टेक होल्डर्स की हमने बात की, हर स्टेक होल्डर्स का अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, अपनी नीड होती है, ठीक है। तो अगर अगर इनके आपस के दरमियान क्लैश आ जाए, और क्लैश आता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या क्लैशेस आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो टिपिकल क्लैशेस आते हैं उन पे नजरसानी करते हैं। सबसे पहले है कि इम्प्लॉइज और मैनेजर्स, इम्प्लॉइज यानी कि लो लेवल इम्प्लॉइज होते हैं, और मैनेजर्स जो सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब एम्प्लॉइज की डिमांड या नीड होगी कि मेरी जॉब और वेज को बढ़ाया जाए, ठीक है, मेरी पे इंक्रीज की जाए। जबकि जो मैनेजर होगा वो चाहेगा कि मेरा बोनस बढ़े। अब देखें दोनों में जो है ना प्रॉब्लम आ गया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जाहिर सी बात है, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैनेजर चाहेगा मेरा तो बोनस ज्यादा ज्यादा बढ़े, इंप्लॉइज चाहेंगे मेरी जॉब या वेजेस बढ़े, तो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। कॉस्ट, जाहिर सी बात है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी तो आपने देखनी है। इतना तो कंपनी ने नहीं करना कि जी दोनों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, तो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। फिर कस्टमर और शेयर होल्डर्स के दरमियान आता है। कस्टमर को चाहिए होती है वैल्यू फॉर मनी सर्विस। वैल्यू फॉर मनी सर्विस का मतलब होता है वो यही चाहता है कि पैसा कम हो, सर्विस अच्छी हो, या पैसा कम हो, प्रोडक्ट अच्छा हो। जबकि आपका शेयर होल्डर कहता है भाई मुझे तो चाहिए प्रॉफिट, मुझे तो चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मुझे तो चाहिए ज्यादा डिविडेंड, ठीक है। तुम कस्टमर को चीज महंगी बेचो। तो देखे ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कस्टमर को चीज अगर आप महंगी भेजी, कस्टमर नाराज, कस्टमर डिससेटिस्फाई, लेकिन जो आपका शेयर होल्डर है वो खुश, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर पब्लिक का भी शेयर होल्डर के साथ आता है कि शेयर होल्डर्स, अगेन देखें, शेयर होल्डर्स का एक ही जो है इंटरेस्ट होता है, एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी के साथ कि मुझे प्रॉफिट और डिविडेंड दो ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। डिविडेंड का मतलब होता है रिटर्न ऑन शेयर। तो अब उसको इस चीज से गर्ज ही नहीं है कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट चाहे बाहर में एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, दरख्त कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मैनेजर्स और शेयर होल्डर में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। मैनेजर जो है वो अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो चाहता है यार मेरा जो स्टेटस है वो बढ़े, प्रमोट हूं मैं, मेरी ग्रोथ हो। जबकि जाहिर सी बात है, जब ग्रोथ होगी वो प्रमोट होगा, उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसके बेनिफिट्स बढ़ेंगे, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। जबकि शेयर होल्डर का प्रॉफिट रिड्यूस होगा, जाहिर सी बात है, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो शेयर होल्डर तो ये ऐसा नहीं चाहेगा। तो देखिए अगेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कि स्टेक होल्डर्स के दरमियान आपस में आते रहते हैं। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का जो है एक फ्रेमवर्क एक बंदे ने, मेंडलो ने जो है वो बनाया था। मेंडलो फ्रेमवर्क कहलाता है, ठीक है। इस फ्रेमवर्क का मकसद ये है कि अभी हमने जो बात की कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करना है कि यार कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, मैं किसको इंपॉर्टेंस दूं, कौन से वाले स्टेक होल्डर्स को इंपॉर्टेंस दूं, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि जो सबसे डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट यानी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है, वो किस स्टेक होल्डर का है, ठीक है। जिस स्टेक होल्डर का सबसे ज्यादा डोमिनेंट, जो स्टेक होल्डर की सबसे ज्यादा डोमिनेंस होगी या इन्फ्लुएंस होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात यह है कि आप उसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, उसी की एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा मीट करने की कोशिश करोगे एज कम्पेयर टू अदर वन, उसकी नीड्स पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। तब आपने डिसाइड कैसे करना है कि यार कौन सा डोमिनेंट है, तो उसके लिए मेंडलो ने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसको आप पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। और उसकी एक विजन ये है कि आपने देखना है कि इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस इज मींस डोमिनेंस किसकी ज्यादा है, और आप कैसे देखोगे, पावर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। आप देखोगे कि यार स्टेक होल्डर की पावर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो, उसकी क्या एबिलिटी है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना अफेक्ट कर सकता है। और इंटरेस्ट, कि यार स्टेक होल्डर्स को कंपनी की जो जो डिसीजंस हैं, जो कंपनी की चीजें, उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना वो इंटरेस्ट लेता है कंपनी की चीजों में, ठीक है। तो ये आपने दोनों चीजों को देखना है, और उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने स्टेक होल्डर्स को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं मेंडलो फ्रेमवर्क में। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आप पूछे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, तो मैं यही कहूंगा कि यही मेंडलो का जो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है या फ्रेमवर्क है वो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेवल ऑफ पावर, और टॉप पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पावर का मतलब है कि उस बंदे के पास कितनी पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। इंटरेस्ट का मतलब है वो कितना इंटरेस्ट लेता है, कितना उसका केयर है, कितनी उस कंपनी के बारे में उसको केयर है, ठीक है, कितना कंपनी में इंटरेस्ट लेता है। अब एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसकी लेवल ऑफ पावर लो है, लेवल ऑफ पावर लो है, ठीक है, और जिसका जो इंटरेस्ट है वो भी लो है कंपनी में, यानी कि उसके पास पावर भी कम है, और उसका कंपनी में उसको इतनी परवाह भी नहीं है, कंपनी के हवाले से उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ऐसे स्टेक होल्डर पे तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे टाइम लगाना या उसको फोकस करना बहुत ज्यादा, उस पर तो कोई फायदा नहीं है। तो उस पे आप क्या करोगे, उस पे आप मिनिमल एफर्ट लगाओगे, ठीक है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल आप जनरल पब्लिक ले सकते हो, ठीक है। जनरल पब्लिक जो है, पब्लिक
की इतनी पावर, पब्लिक की तो पावर है, पब्लिक की पावर कंपनी में तो होती नहीं है, ठीक है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कोई होती नहीं है ना, वो कंपनी में इतना इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए आप मिनिमल एफर्ट लगा सकते हो, या फिर आपके कोई जो है लो सप्लायर हो, लो की सप्लायर का मतलब यह कि आपका नॉर्मल सा सप्लायर है, यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है जिसके साथ आपकी डीलिंग है, यानी कि छोटी मोटी डीलिंग आप आप किस बंदे के साथ चलती है। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे के साथ छोटी मोटी डीलिंग चल रही हो तो वो तो अगर आपको सामान नहीं भी देता तो आप कोई और देख सकते हो बंदा, तो उसकी पावर भी लो होगी और इंटरेस्ट भी जाहिर सी बात है लो होगा, क्योंकि फाइनेंशियल जो है कंपनी में वो ज्यादा, कंपनी उसको ज्यादा बेनिफिट तो नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होगा कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो इस पे आपने मिनिमल एफर्ट लगानी है, ठीक है। उसके बाद अगर एक बंदा है उसकी जो लेवल ऑफ पावर है, लेवल ऑफ पावर वो लो हो, यानी कि उसकी कंपनी में पावर लो, लेकिन कंपनी में उसका इंटरेस्ट जो है वो हाई हो, ठीक है। पावर यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर कम हो, लेकिन उसका कंपनी में इंटरेस्ट जो है ना वो हो ज्यादा हो, तो ऐसे बंदे को आपने क्या करना है, ऐसे बंदे को आपने इन्फॉर्म्ड रखना है, ठीक है। ऐसे बंदे के लिए होगा कीप इन्फॉर्म। इसकी एग्जांपल जो है आपके आ जाते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज यानी कि लो लेवल एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट का मतलब होता है थोड़ा हाई लेवल हो गया, और एम्प्लॉइज का मतलब होता है थोड़े लो लेवल होते हैं। अब एम्प्लॉइज की जो पावर है वो लो होती है, लेकिन उसका उनका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के अंदर हाई होता है, तो ऐसे बंदों के लिए आपने क्या करना है, आपने उनको इन्फॉर्म्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा बंदा या ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी पावर बहुत हाई हो, ठीक है, लेकिन उसका जो कंपनी में इंटरेस्ट जो है वो लो होता है। कंपनी में पावर जिसकी हाई हो और कंपनी में उसका इंटरेस्ट लो होता है, पावर हाई हो और कंपनी में उसका इंटरेस्ट लो होता है, तो आपने उसको सेटिस्फाइड रखना है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। जैसे गवर्नमेंट है, अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट को कुछ परवाह नहीं है कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट उनका लो है, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है, गवर्नमेंट से ज्यादा पावर होती है। अब उनको आपने सेटिस्फाई रखना है, कैसे सेटिस्फाई रखना है, सिंपली जो उन्होंने बात की है उसको फॉलो करना है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, कंप्लाई करें, उनको टाइम पे पैसे दें, टैक्स पेमेंट करें, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आपने सेटिस्फाई रखना होता है, ठीक है। ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आपने सेटिस्फाई रखना होता है। और उसके बाद लास्ट में वो स्टेक होल्डर्स जिनकी पावर जो है बहुत ज्यादा हाई होती है कंपनी में, ठीक है, और जिनका कंपनी में जो इंटरेस्ट है वो भी हाई होता है, तो वो हमारे की प्लेयर्स होते हैं, वो हमारे डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स की प्लेयर को खुश करना आपके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने की प्लेयर्स को ही देनी है, ठीक है। की प्लेयर्स में आपके जो है सब ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट जो शेयर होल्डर ही होता है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर आपका की पेयर होता है, उनकी पावर भी ज्यादा होती है, उनकी शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी में होल्डिंग होती है उनकी, और इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली होता ही होता है सबसे ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी नीड पे आपने फोकस रखना है, की प्लेयर्स आपके वो हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेंडलो का पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डील करना है। अभी जो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिनिमल एफर्ट का देखिए मतलब ये नहीं है कि पब्लिक का अगर पावर कम है या इंटरेस्ट कम है कंपनी में तो आप उनको उनके हवाले से आप उनके हवाले से आप कोशिश कर ही नहीं रहे, नहीं, कोशिश करनी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि देखें ना आपने हर स्टेक होल्डर्स की नीड को देखना है, और आपने देखना है कि कौन सा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंपनी के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, आप उसी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करोगे ना। तो ऐसे जो है ना आपने चीजों को लेके चलना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, देखें आप हो सकता है कि एक वक्त में किसी स्टेक होल्डर की पावर ज्यादा हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए, इस तरह वो चेंज होते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस मेंडलो मैट्रिक्स को भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनके हवाले से। चैप्टर मैंने कैप्टन का बता दिया आपको, चैप्टर नंबर ये 5 है, आप वहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से आपने रीड करना है, ठीक है। और आज की क्लास के लिए इतना ही था।